हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर से खत्म कर चुके हैं और आज वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल, वर्ग होता क्या है? कोई भी संख्या होती है उसको उसी संख्या से दोबारा गुना करने पर जो प्राप्त होती है वही वर्ग कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है m=a² और a=√m। इसी से हम लोग वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसी तरीका से मान लीजिए कि यहाँ पे 2 दिया है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया और 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। 2 के पावर 2 क्या हमारा 4 आ गया। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। उसी प्रकार एक और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ दिया जाएगा 5, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। और जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा। इस प्रकार देख रहे हैं, कोई भी संख्या को हम 2 बार गुना करते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त होता है और उसके बाद उसी संख्या का जो जिसका हम लोग वर्ग निकाले हैं उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो उसका पहले वाली संख्या वो आ जाती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हमको ये मूल रूप से पता रहना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए। इसी के आधार पर बनता है। और 8वीं कक्षा में आप लोगों को कुछ वर्ग और वर्गमूल के टेबल याद करना पड़ता है। जो टेबल में ये टेबल देख रहे हैं आप, ये टेबल आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन को। ये एक संख्या है और इसका वर्ग हमारा जो आएगा 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी प्रकार दिया हुआ है 20 से लेके 20 का निकालना होगा तो 20 का 400 होता है। ये एक संख्या है, ये हमें याद रखना है, इसी के आधार पर बनेगा। अभी इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या का स्वरूप दिया हुआ पैटर्न, जिसको हम देखते हैं कैसे बनता है। ये बिना ही हम लोग गुना किए हुए डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 11 है, 11 क्या है? 2 संख्या है और 2 संख्या जितना संख्या यहाँ पे रहेगा उसके बीच में सेंटर में जो संख्या होगी वो लिख देखेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या है, जैसे पहले वाला 1 और इससे बाद वाला 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 संख्या दिया तो इसके सेंटर में 3 है और इसके बाएं साइड में हम लोग इसको बढ़ते क्रम में और दाएं साइड में इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे संख्या 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। हम सेंटर में 4 लिखेंगे और उसके ठीक पीछे हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे और उसके बाद घटते क्रम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 संख्या दिया तो 5 सेंटर में लिख देंगे और उसके पीछे उसके लेफ्ट साइड में बढ़ते क्रम में और राइट साइड में घटते क्रम लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 संख्या दिया तो 6 सेंटर में लिखेंगे उसके बाद इसको बढ़ते क्रम में और इसको घटते क्रम लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग बिना गुना किए हुए यहाँ पे हम लोग इसका वर्ग कर लिए हैं। ये प्राकृतिक संख्या के स्वरूप का पैटर्न है, और भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ वर्ग के गुणधर्म दिए हुए हैं, जो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। जो पूर्ण संख्या है 2 3 7 या 8 से अंत होते हैं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंत में 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंत में 3 है, 7 है, 8 है और 7 है। इसके बाद यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वे पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे 0 की संख्या कितना है? 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। तो ये सब क्या शून्य है? विषम है। विषम जैसे ही होगा तो वो एक पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम न हो तो वो पूर्ण वर्ग होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य की संख्या 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके अंत में विषम संख्या नहीं है, शून्यों की सम संख्या है, इसीलिए पूर्ण वर्ग होंगे। और भी प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए सम संख्याओं के वर्ग सम होते हैं। जितने भी सम संख्या होती है उनके वर्ग हमेशा सम ही होती है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। 2 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या है। तो उसका वर्ग भी सम ही आता है। विषम संख्याओं के वर्ग विषम होते हैं। तो विषम संख्या 1 है, 5 है, 9 है, 13 आगे भी हो सकती है,
इसका जो वर्ग करेंगे उसका वर्ग भी हमेशा विषम ही होता है। एक में भी देख रहे हैं सम नहीं आ रहा है, तो विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। इसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्ग को कंटिन्यू विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्राकृत संख्याओं के वर्ग को सतत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 4 को हम लोग विषम संख्याओं के रूप में तोड़ना है। 4 को हम तोड़ेंगे तो 1 और 3 4, जो कि 1 3 क्या विषम है। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 9 के बराबर हो गया, जो कि एक विषम संख्याओं का योग है। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आया। 16 को तोड़ेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7, इस सब को जोड़ेंगे तो वो 16 के बराबर होगा। और ये जोड़ने पर क्या ये विषम संख्या होंगी। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16। तो एक रूल का फॉलो कर रहा है ये सब, इससे आगे भी हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ कि ऋण पूर्णांकों का वर्ग हमेशा धन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋण पूर्णांक माने 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 4 16, यहाँ पे 16 आ गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ये 4 फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे दिया है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उन 2 संख्याओं के योग के बराबर होता है। 2 क्रमागत संख्या लेना है और उनके उसका वर्ग का अंतर निकालना है। जो उसका अंतर आएगा वो उन 2 संख्याओं के योग के बराबर होगा। जैसे कि हम 1 और 2 ले लिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 4 आया, इसका 1 आया, तो 4 में से क्या 3 आया, और 3 को हम 2 + 1 यहाँ पे आ गया। 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर जो उसका परिणाम आएगा उसके योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आया, इसका रिजल्ट 7 आया, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 के बराबर आ गया। उसके बाद 2 परिमेय संख्याओं की निष्पत्ति का वर्ग उन संख्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर दिया, यहाँ 1/5 का स्क्वायर दिया, तो इसका 1/5 तो होगा ही, लेकिन अलग अलग स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर होगा। उसी प्रकार इसका फॉर्मूला बन जाएगा m/n का होल स्क्वायर इक्वल टू m²/n²। इसके आधार पर हम लोग किसी भी संख्या का होल का स्क्वायर करेंगे तो उसका इंडिविजुअली ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर होगा। इस रूल में कहता है कि विषम संख्याओं के वर्ग को हमेशा 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं विषम संख्या है और इसको 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में क्रमागत में व्यक्त किया गया है। तो ऐसे संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक फॉर्मूला आता है n², जो संख्या हम विषम ले रहे हैं उसका स्क्वायर -1/2 और प्लस फिर उसी का स्क्वायर +1/2 के बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका 2 पूर्ण क्रमागत संख्या लेना है, वो क्या होगा देखिए। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 -1/2, और यहाँ पे लेंगे प्लस और फिर यहाँ पे 49 + 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर बराबर 48/2 प्लस ये 50/2। तो 7 का स्क्वायर हमारा आ गया यहाँ पे 24 + 25। ये आ गई आपकी 2 क्रमागत संख्याएं, पूर्ण क्रमागत संख्याएं 7 वर्ग का। इसी प्रकार और भी हम लोग निकाल सकते हैं etc।